नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। हमने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ा था पिछले साल, इस साल फिर पढ़ेंगे जब जनवरी की जीके कवर करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जनवरी में हर साल मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2025। ये हुई है मुंबई में। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, बस सिंपली किसी पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर में न्यूज में है, तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में मुंबई में हुई है और पहली हुई थी 2012 में, 2012 में। ऐसी पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2012 में हुई थी फर्स्ट टाइम, और वो हुई थी हांगकांग में। हांगकांग पहले तो एक ऑटोनोमस रीजन था जो चाइना के अंडर में आता था, अब कंप्लीटली चाइना के अंडर में। हांगकांग एक ऑटोनोमस टेरिटरी थी जो चाइना के अंडर में आती थी। ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री के बाद वहां पे अलग से रूल चलता था, वहां डेमोक्रेसी थी। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने कोविड का बहाना लेते हुए सारी डेमोक्रेसी वहां की भी खत्म कर दी, अब वो चाइना के अंडर में है कंप्लीट। ठीक है, तो हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना। एशिया का, हाँ, हिंदू इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो अलग पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट बता रहा हूं मैं कि बाई चांस एग्जामिनर फर्स्ट पूछ ले। ठीक है, हर साल होता है ये, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है नहीं, लेकिन अब की बार इंडिया में हुआ था 2025 में, तो इसलिए न्यूज में है। ठीक है, अगर बाहर कहीं होता तो हम इसको कवर भी नहीं करते। तो 2012 में ये पहली बार जब हुई थी, स्टार्ट 2012 में हुई थी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। पहली बार इंडिया में हुई? नहीं, कई बार हो चुकी है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज कॉन्स्टिट्यूशन इन संथाली लैंग्वेज। तो एक तो एज इट इज ये न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन है अब संथाली लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, संथाली लैंग्वेज ये झारखंड बिहार वाले एरिया में बोली जाती है। हमने संथाली रेबेलियन भी पढ़ा था, वहां पे 1855 में हुआ था। 1855 में संथाली रिबेलियन भी हुआ था, हमने ये भी पढ़ा था। तो बात ऑफिशियल लैंग्वेज की है, क्योंकि संथाली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में 8th शेड्यूल में गिवन है। टोटल हमारे पास कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है टोटल। पहले 8 तक ही थे, ओरिजिनली 8 ही शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमने पढ़ा 9th ऐड हुआ, 10th ऐड हुआ, 11th ऐड हुआ, 12th ऐड हुआ। ठीक है, तो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है अभी 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज। तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, 22 ये करंटली हैं। इनिशियली 14 थी, 14। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, उसके बाद अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज को अलग अलग टाइम पे ऐड किया गया। लिखो उसमें 14 के बाद पहली बार 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 ऐड किया गया सिंधी लैंग्वेज को, SINDHI, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 1967। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 4 लैंग्वेज ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। ठीक है, तो लैंग्वेज होगी ऑफिशियल 22। ठीक है, तो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में गिवन है। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में गिवन है। ठीक है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया जा सकता है, या गिवन है कि जैसे प्रेसिडेंट को हर 5 साल में एक कमीशन बनाना होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ठीक है, हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है आर्टिकल 351 में। तो अलग अलग आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो उतना डिटेल में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, देन फिर एक पार्ट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उनमें जो कितने पार्ट हैं टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं। तो उनमें से 17th पार्ट में लैंग्वेजेस के बारे में गिवन है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में 17th पार्ट में गिवन है, 17वें पार्ट में गिवन है, 8th शेड्यूल में गिवन है, आर्टिकल 343 से 351। 351 याद रखना चाहो तो रख सकते हो। हिंदी को ऑफिशियल यूज के लिए प्रमोट किया जाएगा एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। ये यूनियन की ड्यूटी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देन और अभी लेटेस्ट न्यूज ये थी कि जो संथाली लैंग्वेज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिंट किया गया है। क्या कह रहे हो? इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। डन? Yes. जैसे हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है, संथाली लैंग्वेज को ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कमी है। ठीक है, ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कौन सी स्क्रिप्ट में अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है लेटेस्ट, क्योंकि क्लैट है तो लीगल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, पुराना नाम बेंगलोर था। 15th of August 1969 में इसको बनाया गया। बनाने वाले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, और एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी है सोनी लिव पे, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये दोनों सेम ही टाइम पे थे। तो जो पर्सन सेम टाइम पे उनको क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी। दे वर कंटेम्परेरी टू ईच अदर। तो एक ने एटॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक ने स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, शायद रॉकेट बॉयज करके एक वेब सीरीज है जिसमें कैसे हमारा क्रायोजेनिक इंजन बना और ये दोनों कैसे मिले, वो पूरा स्टोरी गिवन है उसमें। ठीक है, अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। तो इन्होंने अभी अब तक का अपना हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है उसको भेजा है स्पेस में, और जो सैटेलाइट भेजा गया है उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका वेट था 6100 किलोमीटर। तो इस सैटेलाइट को इन्होंने स्पेस में भेजा है, और ये इसरो का अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो उन्होंने स्पेस में भेजा है। ठीक है, इसको भेजा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये चीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके काम की है। ब्लू बर्ड
ब्लॉक 2 6100 kg लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। ठीक है, इसको बनाया है, ये एक यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, बनाया इसको यूएसए ने ही है। ठीक है, भेजा हमने है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अब आपको होगा कि इसरो के पास नासा है, सॉरी यूएसए के पास नासा है, तो वो क्यों नहीं भेज देती। बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम लोगों को कुछ सैटेलाइट भेजने हैं, ठीक है, लेकिन सैटेलाइट कोशिश की जाती है कि एक बार में मल्टीपल सैटेलाइट भेजे जाए, क्योंकि जो रॉकेट ऊपर जाएगा हमने पढ़ा था वो बिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है और वो वापस नहीं आएगा। तो उसकी कॉस्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सैटेलाइट ऊपर भेजे जाए, तो सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। जैसे अभी हम भेज रहे हैं, कुछ टाइम के बाद तो उनका अपना एक शेड्यूल होता है कि भाई अगले महीने नासा भेजेगी, तो जिसको भेजना हो तो नासा के थ्रू भेज देना, पैसे कम लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के सैटेलाइट भेजते हैं। ठीक है, तो कहीं लगे कि नासा क्यों नहीं भेज रहा, हम क्यों भेज रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि वो सैटेलाइट बहुत, जो रॉकेट सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएगा वो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसको हर छोटे छोटे सैटेलाइट के लिए ऊपर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो किसी का अगर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे कारपूलिंग होता है कि दो एक जा रहा है तो दूसरा बैठ के चला जाएगा, खर्चा कम लगेगा, तो सेम कंसेप्ट है, तो खर्चा कम लगेगा। तो यूएस का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यूएस का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, जिसको हमने भेजा है, जिसका नाम है ब्लूबर्ड 2, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, 6100 kg का है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। हमने पढ़े थे अर्थ के ऊपर लगभग 2000 किलोमीटर की हाइट तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ये स्टार्ट होता है लगभग 500 किलोमीटर से, तो 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की हाइट पे अगर किसी भी सैटेलाइट को आप प्लेस कर रहे हो, प्लेस कहां किया जाता है, ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स पाथ अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो मान लिया कि 1550 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रख दिया ऐसे, तो 1550 किलोमीटर के ऑर्बिट पे वो चक्कर लगाता रहेगा फिक्स पाथ में। ठीक है, वो फिक्स पाथ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि फिर बाकी को वहां नहीं रखेंगे, बाकी को ऊपर या नीचे रखेंगे, नहीं तो टकरा सकते हैं वो एक दूसरे से। ठीक है, और 2000 के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर प्रिसाइजली, और लगभग 36,000 किलोमीटर ये होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और 35,786 किलोमीटर के ऊपर होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट में फिर हमने दो पढ़े थे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं। जियो स्टेशनरी वो होता है जो एग्जैक्टली इक्वेटर के चारों तरफ होगा। कितनी हाइट पे, मोर देन 35,786 किलोमीटर की हाइट से ऊपर अगर किसी सैटेलाइट को एग्जैक्टली अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ रख दिया जाए तो उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, और ऑर्बिट से उसको पोल या बाकी कहीं पे रख दिया जाए तो उसको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। ठीक है, हमने इसके लिए जो रॉकेट यूज किया है उसका नाम भी याद रखना है, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6, ये इसका नाम है LVM3 M6। ठीक है, तो ये वो लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल का मतलब रॉकेट है, जिस रॉकेट से उसको ऊपर लेके जाया गया। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना। तो ये इसरो का अब तक भेजा गया हैवीएस्ट सैटेलाइट है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना, हैवी सैटेलाइट भेजना मुश्किल है। उसी के लिए तो हमने क्या बनाया था, GSLV बनाया था ना। पहले हमने, इसरो ने अलग अलग सैटेलाइट बनाए, हमने पढ़े थे कि इसरो ने पहले बनाया था SLV सैटेलाइट, सॉरी SLV लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर बनाया ASLV, फिर बनाया PSLV, ये था ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका ही मार्क 3 और उसका M6, मतलब ये इसके एडवांस वर्जन है जिससे हमने इसको ऊपर भेजा है। ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये किसका है, ये GSLV का है। इस GSLV का मार्क 3 है और उसका M6 है, तो अलग अलग नाम होते हैं उनके।
ठीक है, तो इससे हमने उसको ऊपर भेजा है, क्योंकि हमने पढ़ा था इतने हैवी सैटेलाइट को यही लेके जा सकता है, ये इतना हैवी सैटेलाइट लेके नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता था, ये 15 केजी तक का लेके जा सकता था, ये 40 केजी तक का लेके जा सकता था, ये लगभग 1000 केजी तक का लेके जा सकता था। ठीक है, इससे ऊपर हैवी सैटेलाइट लेके जाना है तो फिर GSLV चाहिए, ठीक है, जिसको हमने डेवलप किया। और एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए इतना ऊपर तक लेके जाने के लिए। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए किसी भी सैटेलाइट को टू प्लेस इट इन हाई अर्थ ऑर्बिट। अगर हाई अर्थ ऑर्बिट में हमें लेके जाना है किसी सैटेलाइट को, तो वहां पे हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल यूज करती है, फ्यूल, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ही एडवांस फ्यूल चाहिए, क्योंकि हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा अलग अलग अर्थ की लेयर पे टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है हाइट के साथ, ये ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो इसीलिए पढ़ना होता है ज्योग्राफी की। ये तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारी चीजें समझते हो जो हो रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो हेडिंग यही बना लो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 साल पूरे हो गए हैं इसके, पिछले साल, तो उससे आप ये अंदाजा लगा लो कि ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टार्टेड इन 2000। नाम से पता लग रहा है काम क्या करती है, रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना इसका काम है। ठीक है, रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, इसको स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। हम लोग कल पढ़ भी रहे थे किसी क्लास में कि इंडिया, एडिटोरियल में पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बड़ा दिक्कत का काम है इंडिया में, लॉजिस्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए इसको चलाया गया था कि गांव से शहरों को जोड़ा जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कहाँ है, गांव में ही है ना। ठीक है, एग्रीकल्चर तो वही हो रहा है, तो वहां से शहर कैसे आए जब तक कनेक्टिविटी ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसके भी 25 साल पूरे हो गए हैं। ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ पैसा सेंटर देता है इसका और कुछ पैसा स्टेट देता है। देन उसके बाद एक एजेंसी का नाम लिखो जो एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करती है, सड़क बनाने की जो के लिए जो एक मेन एजेंसी बनाई गई है जो इसको इंप्लीमेंट करती है, उसका नाम लिखो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को एग्जीक्यूट करती है, मतलब बनाती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि ये किसके अंडर में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आएगी, जो हमने कल भी किया था, उसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। ठीक है सर, ये स्पेसिफिक इसकी योजना के लिए, हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एग्जीक्यूशन के लिए, हर एक जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाता है ना, तो उसकी कोई एग्जीक्यूशन एजेंसी होती है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, कौन उस स्कीम को लागू करेगा, तो उसके लिए एक सेंटर में एक एग्जीक्यूशन एजेंसी बनाई जाती है जो पूरे इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन देखती है, नहीं तो फिर उसका एग्जीक्यूशन कौन देखेगा। ठीक है, और डेटा ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो आप कि इसमें मोर देन 7,87,000 किलोमीटर का जो रोड है वो बनाया गया है अभी तक। 2000 से 25 सालों में 7,87,000 किलोमीटर का रोड बनाया गया है अलग अलग गांव में। ठीक है, तो ये भी एक रफ सा फिगर आप लोग याद रख सकते हो। एक लाइन और लिखो अब इसमें, अंडर दिस स्कीम
a all weather road connectivity will be provided to each village with a population of 500 प्लस। मतलब जिस भी गांव में 500 से प्लस पर्सन हैं वो सब गांव एलिजिबल है कनेक्टिविटी के लिए इस स्कीम में, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो 25 प्लस इन हिली एरिया, 25 प्लस इन हिली और ट्राइबल एरिया। अगर ट्राइबल और हिली एरिया में अगर 25 लोग भी रह रहे हैं, क्योंकि वहां इतने छोटे ही गांव होते हैं, ठीक है, तो वहां पे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी इस स्कीम के अंडर में। डन। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी विलेज को इस स्कीम का बेनिफिट लेने की। नेक्स्ट न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आरबीआई। आरबीआई गवर्नर अनवील्स नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 टू 2030। एक तो एज इट इज न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आरबीआई ने एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसका टारगेट है 25 से 30 तक। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है पुअरेस्ट टू पुअर पर्सन को फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से कनेक्ट करना इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी का ईयर है 25 टू 30। इस साल में इसको इस ड्यूरेशन में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको 1934 में बनाया गया था। जब 1934 में आरबीआई एक्ट आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तो आरबीआई को बनाया गया। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने वर्किंग स्टार्ट की, अपना काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वहां तक 1 साल हो जाता है। आरबीआई को बनाने के लिए हिल्टन एंड यंग नाम का एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन की रिकमेंडेशन से आरबीआई बना था। इसका दूसरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये इसका ऑफिशियल नेम था, ये इसका अनऑफिशियल नेम था, हिल्टन एंड यंग कमीशन। ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि आरबीआई कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था, तो हिल्टन एंड यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था। ऑफिशियल नेम था उसका रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये कमीशन आया था 1926 में, 1926 में। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया में करेंसी और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने की रिक्वायरमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तब ये एक प्राइवेट बैंक था। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था इनिशियली। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया गया। और उसके बाद से अभी तक आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में एक जगह है दलाल स्ट्रीट, ठीक है, जहां पे बाकी एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, तो दलाल स्ट्रीट नाम के एक प्लेस पे है आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। जब आरबीआई
पहली बार बना तो इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ नाम के एक इंग्लिश पर्सन. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ओसबोर्न स्मिथ. इंडिपेंडेंट के बाद सीडी देशमुख नाम के एक पर्सन आरबीआई के गवर्नर बनने वाले पहले इंडियन थे. ठीक है, और अभी आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप आरबीआई के बारे में याद रख लेना. कुछ और भी ऐड करूंगा, पहले ये लिखो. लिख लिया इतना, करो ही रहे. तो 1935 में जब ये बना आरबीआई, तो ये प्राइवेट बैंक था. इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया. नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट बना देना या पब्लिक कंपनी बना देना, इज नेशनलाइजेशन. तो 1949 में आरबीआई को गवर्नमेंट बैंक बनाया गया. इसी टाइम पे एक एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया और ये एक्ट आरबीआई को पावर देता है इंडिया के सभी बैंक्स को रेगुलेट करने. तो आरबीआई को इंडिया के सब बैंक्स को रेगुलेट करने की पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलती है. संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26th गवर्नर है. ये अभी नंबर पूछा जा सकता है. गवर्नर का टेन्योर 3 ईयर का होता है. नॉर्मली फिक्स्ड नहीं है, पहले भी हटाया जा सकता है. तो ब्रैकेट में लिख लेना नोट फिक्स्ड. जर्नल टेन्योर है. अपॉइंटमेंट आरबीआई को करता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट नाम की एक कमेटी होती है सेंटर में, जो बहुत पावरफुल कमेटी होती है, जिसमें नॉर्मली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. ये 3-4 टॉप मिनिस्टर होते हैं. तो आरबीआई गवर्नर को अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, और यही फिर इसको हटा देती है जब हटाना होता है. क्लियर? नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ेंगे आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, हेडिंग यही डाल लेना. ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईपी इंपॉर्टेंट है. ऋषि का सोचे फिर क्वेश्चन तो आप यहीं से देते हो, बताते हो कुछ और इंपॉर्टेंट हो और क्वेश्चन वहां से दे देते हो. कई बार ऐसा होता है पेपर मैं नहीं बनाता, ठीक है, मैं बनाता तो यहीं से देता. एग्जामिनर पूछेगा तो यही पूछेगा,
ठीक है, तो 19-20 हो जाता है कई बार। ये लिखिए। ये मत लिखना, ये लिखना, ये हेडिंग बनाओ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखो, ये क्या है? ए मंथली, ये है क्या? लिखो, ए मंथली कंपोजिट इंडिकेटर। कंपोजिट मतलब कई चीजों से मिलकर बनाए। कंपोजिट इंडिकेटर मेजरिंग जो मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम मतलब नंबर, इन द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पढ़ो क्या लिखा, समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आया प्राची, क्या करता है ये? हर रिपोर्ट देता है, तो मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर में आ रहे हैं, मतलब हम कितने नंबर ऑफ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले मंथ कितनी की, इस मंथ कितने करेंगे, अगले मंथ कितने करेंगे, उसमें सब कुछ आ गया। मोटी मोटी चीजें, कितनी कारें बनाई पिछले महीने, कितनी इस महीने बनाएंगे, कितने और जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बनाए, कितने अगले महीने बनाएगी। बैठ जाओ। तो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को ट्रैक करता है ये, कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। कैसे पता लगता है? आईआईपी का डाटा देख के। ठीक है, अब इस आईआईपी के डाटा को देता कौन है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ इस डाटा को देता है हर साल, और ये आता है मोस्पी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये आईआईपी मेनली 3 चीजों को मेजर करता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ इंडिया में। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आईआईपी। दूसरा, माइनिंग, कितनी चीजें निकाली हम लोगों ने। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। हमने कल भी पढ़ा था, पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट किया। ठीक है, हालांकि पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूपीएससी ने पूछा है इसको, यूपीएससी का जो आईएएस एग्जाम होता है वो पूछता है। उसने पूछा है इनका वेटेज बताओ, मतलब किसको ज्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है, मतलब क्या सबका बराबर बराबर वेटेज से मापते हैं या अलग अलग वेटेज है। तो इसका लगभग 77% वेटेज है आईआईपी में, मतलब सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देखा जाता है। ठीक है, इसका लगभग 14% है। ठीक है, और इसका लगभग 8% है। कुछ पॉइंट में है तो वो पॉइंट नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट होल नंबर बता रहा हूं, तो मिला के हो जाएगा 100। तो मेनली ये इन 3 चीजों को मेजर करता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ, इंडिया में माइनिंग कितना हुआ, और एनर्जी जनरेशन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे ये बताता है कि हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ कैसी है। तो एक टर्म में किसी को बताना हो या कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया में इंडस्ट्री की हेल्थ बताओ, तो बोलो पिछले महीने के आईआईपी के डाटा दे दो, हम हेल्थ बता देंगे कि कैसी है। क्योंकि उस पिछले महीने के और उससे पिछले महीने के, क्योंकि उससे कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, या फिर पिछले महीने के, जैसे पिछला महीना था फेब, और पिछले साल के पिछले महीने के दे दो, उससे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हो जाएगा कि पिछले साल कितना प्रोडक्शन किया था इस मंथ में और इस साल कितना किया है। तो एग्जैक्ट डाटा पता लग जाएगा कि हम लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। ये सारा डाटा गवर्नमेंट की साइट्स पे होता है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ये मोस्पी की साइट पे होता है, तो यहीं से निकाल के लाते हैं डाटा को। तब जो बताते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही, कोई बोल रहा है, तो उसने डाटा पढ़ लिया है, उसने बता कि कितना कितना ग्रो हो रहा है। ठीक है, जो ये आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये तो पूरी इंडस्ट्री को मेजर कर रहा है। अब इसमें एक कोर इंडस्ट्री भी होती है। मतलब पूरी इंडस्ट्री में भी एक कोर इंडस्ट्री है, मतलब वो मेन चीजें
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको चेक करना कि वो क्या कर रही है। ठीक है, इस कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है वो लिखो। पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट। दूसरा है कोल। तीसरा है नेचुरल गैस। चौथा है क्रूड ऑयल। पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ इज सीमेंट। सेवंथ इज स्टील एंड एट्थ इज फर्टिलाइजर। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री है। ठीक है, आप पढ़ के समझ में आ गया होगा ये चीजें हैं। स्टील सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, कोल स्टील बनाने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन है, रिफाइनरी प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कल भी एडिटोरियल में कि हम पूरे वर्ल्ड को ही भेज रहे हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट, तो उससे हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ का पता लगता है। तो ये अगर 100 है, 100% है, तो ये कोर इंडस्ट्री उसका 40.27% है। जो ये 8 कोर इंडस्ट्री हमने लिखी, ये 8 कोर इंडस्ट्री इन 3 सेक्टर से आती हैं। ये इन 3 सेक्टर को मिला के टोटल में 100% मानूं तो ये 8 इंडस्ट्री उसका 40% है, प्रिसाइजली 40.27%। 48.27 नहीं 40.27, 40.27। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि कोर इंडस्ट्री कितना है, टोटल इंडस्ट्री का कोर इंडस्ट्री कितना है। तो हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े। आईआईपी कौन बताता है? आईआईपी का डाटा मंथली बताता है। एनएसओ, एनएसओ आता है मॉस्पी के अंडर में, ये मिनिस्ट्री है। ये एनएसओ आईआईपी का डाटा बताने के लिए 3 बड़े सेक्टर देखता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनमें बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उन इंडस्ट्री का डाटा देखा जाता है मंथली। उन सब इंडस्ट्रीज में से 8 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्री बोला जाता है, जिनके नाम हमने लिखे। ठीक है, और उसमें टोटल में कोर इंडस्ट्री का डाटा है, कोर इंडस्ट्री का परसेंटेज है 40.27। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहो तो उन कोर इंडस्ट्री में भी रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है और फर्टिलाइजर का सबसे कम है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है, और वेटेज का मतलब इंपॉर्टेंस, और फर्टिलाइजर की सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी अर्ज सिटीजन्स टू ज्वाइन योर मनी योर राइट मूवमेंट। योर मनी योर राइट मूवमेंट, ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है फॉर फॉरगॉटन फाइनेंशियल एसेट्स। इस चीज के लिए यह स्कीम चलाई गई है। फॉरगॉटन फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के फादर ने, उसके फादर के फादर के फादर ने कभी किसी कंपनी के कोई शेयर बाई किए थे। ठीक है, और वो रख के कहीं भूल गया, और बाद में वो या तो उनको आज तक मिले ही नहीं है, नहीं तो बहुत सालों के बाद उनको मिले। ठीक है, मेनली ये स्कीम चलाई गई है उन शेयर के लिए जो अलग अलग कंपनीज के शेयर कभी किसी ने खरीदे थे, खरीद के रख के भूल गया। गवर्नमेंट को ये तो दिख रहा है कि इतने लोगों के पास इतने शेयर हैं इन कंपनी के, ठीक है, लेकिन उनका और आगे का डाटा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो आधार कार्ड होते नहीं थे कि मैच कर ले कि उस पर्सन को कॉल करके बताओ भाई आपने शेयर खरीदे थे आपके दादा परदादा ने और भूल गए हैं, तो आप उनको कैश कर लो। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने सपोज कोई बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हो या कोई मल्टीपल अकाउंट खुलवाए हो और उसकी डेथ हो गई हो बाई चांस, उसकी फैमिली मेंबर्स के पास कोई भी रास्ता नहीं है, उनको पता ही नहीं है रास्ता क्या, उनको पता ही नहीं है कि कोई अकाउंट था उस पर्सन का किसी ऐसे बैंक में और वहां पे पैसे रखे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया में अनक्लेम्ड पड़े हैं। ठीक है, उन अनक्लेम्ड पैसों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है। कैसे पहुंचाएंगे वो गवर्नमेंट का काम है, उसमें नहीं जाएंगे,
लेकिन ये स्कीम ऐसे अनक्लेम्ड अमाउंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनका है, या तो उनके एंसेस्टर्स का है, ठीक है, जो भूल गए, या किसी भी तरह से उन लोगों से बिलोंग करता है वो, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम लिख लो, पर्पज टू रिवाइव फॉरगॉटन फाइनेंशियल एसेट्स। फॉरगॉटन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं वो लिख लो। अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, कभी किसी ने इंश्योरेंस कराया होगा और उसका अमाउंट उसको, क्योंकि कई तरह के इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाद में पैसा मिलता है, आप कुछ कुछ अमाउंट भरो, इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा कुछ वापस मिल जाता है। इंश्योरेंस, कोमा, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। डिविडेंड होता है जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से एक हिस्सा वो शेयर होल्डर को देती है, तो वो डिविडेंड्स होते हैं। तो बहुत लोगों के अनक्लेम्ड पड़े हैं ये, जब सिस्टम डिजिटलाइज नहीं था तब के हैं, क्योंकि डिजिटलाइज होने के बाद तो सबको पता लग जाता है, ठीक है। अब ट्रेस करना आसान है आधार कार्ड और पैन कार्ड से। तो ये उस टाइम के भी हैं जब आधार कार्ड नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, ठीक है। बस इतना ही पड़ेगा।